हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएससी। आज की क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। सो बेसिकली प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक डिटेल में पढ़ लिया था। साथ ही में हम लोग ने डिसऑनर ऑफ चेक चैप्टर 17 में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग रेस्ट जितने भी सेक्शंस हैं उनको कवर करेंगे और इनको हमको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत डिटेल में इनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बेसिक बेसिक आता है कि किस सेक्शन में क्या मेंशन है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। सो लेट्स बिगिन। सेक्शन 4, 5, 6 पे ऑलरेडी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। सेक्शन 7 डिफाइंस ड्रॉअर, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, एक्सेप्टर फॉर ऑनर एंड पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज जब हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉअर वो होता है जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है। ड्रॉई वो होता है जिसको डायरेक्शन देता है ड्रॉअर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू सर्टेन पर्सन, और पेई वो होता है जिसको वो पेमेंट किया जाता है। अब जो ड्रॉई होता है, अगर उसके साथ इन एडिशन किसी और का नाम भी मेंशन होता है, उसको कहते हैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। अब एक्सेप्टर कौन होता है? जब हमने एसेंशियल्स पढ़े थे बिल ऑफ एक्सचेंज के तो मैंने बताया था आपको दैट बिल ऑफ एक्सचेंज शुड ऑलवेज बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, है ना। तो जब ड्रॉई बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको कहते हैं एक्सेप्टर। अब हम समझते हैं एक्सेप्टर फॉर ऑनर कौन होता है। मान लीजिए ड्रॉई ने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, उस केस में अगर कोई थर्ड पर्सन फॉर द ऑनर ऑफ द पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज उसको एक्सेप्ट करता है, उसको कहते हैं एक्सेप्टर फॉर ऑनर। सेक्शन 8 में मेंशन है होल्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके फेवर में ड्रॉ किया जाता है, जो उसको पजेस करता है और जो इंटाइटल होता है टू रिसीव द पेमेंट, उसको कहते हैं होल्डर। मान लीजिए जिसके फेवर में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है वो अगर किसी थर्ड पर्सन के फेवर में उसको इंडोर्स कर देता है तो जो थर्ड पर्सन होगा वो होल्डर बन जाएगा। सेक्शन 9, होल्डर इन ड्यू कोर्स। कोई भी पर्सन जो फॉर कंसिडरेशन किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पजेस करता है उसको कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 10 में मेंशन है पे इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 11 बात करता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में ही बना है और इंडिया में ही पेबल है उसको कहते हैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इसका अपोजिट सेक्शन 12 में मेंशन है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि ना तो इंडिया में बना है ना तो पेबल है इंडिया में, उसको कहते हैं फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइन करता है, ये मैंने डिटेल में पार्ट 1 में कवर करा है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। सेक्शन 14 नेगोशिएशन। सो बेसिकली कोई पर्सन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र करता है किसी थर्ड पर्सन को, उसको कहते हैं नेगोशिएशन। सेक्शन 15 मान लीजिए मेकर या होल्डर किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को साइन करता है फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन, उसको कहते हैं इंडोर्समेंट। सेक्शन 16 बताता है कि 2 टाइप के इंडोर्समेंट होते हैं, इन ब्लैंक, इन फुल। अगर जो मेकर और होल्डर होता है वो अपना सिर्फ सिग्नेचर करता है उस इंस्ट्रूमेंट पे तो उसको कहते हैं इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, और अगर वो सिग्नेचर के साथ साथ किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम भी मेंशन कर देता है तो उसको कहते हैं इंडोर्समेंट इन फुल। अब जो इंडोर्समेंट करता है वो हो गया इंडोर्सर और जिसके फेवर में इंडोर्समेंट किया जाता है वो हो गया इंडोर्सी। सेक्शन 17 एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। सो बेसिकली अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है कि वो प्रॉमिसरी नोट की तरीके भी ट्रीट किया जा सकता है या बिल ऑफ एक्सचेंज की तरीके भी ट्रीट किया जा सकता है, तो इन दोनों में से किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा ये कौन डिसाइड करता है? ये होल्डर डिसाइड करता है। ये डिफाइन करा गया है सेक्शन 17 में। सेक्शन 18 अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर इफ डिफरेंट। अब मान लीजिए चेक में जो अमाउंट वर्ड्स में लिखा है और जो फिगर में लिखा है वो डिफरेंट है, तो इन दोनों में से कौन सा कंसीडर किया जाएगा? तो जो वर्ड्स में मेंशन होगा वो कंसीडर किया जाएगा। सेक्शन 19 इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड।
जो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उनमें अगर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं मेंशन है कि कब उनका पेमेंट करना है, तो दे आर सेड टू बी पेबल ऑन डिमांड। और जो चेक होता है इट इज़ ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। सेक्शन 20 इनकोएट इंस्ट्रूमेंट डिफाइन करता है। सेक्शन 21 में एट साइट, ऑन प्रेजेंटेशन एंड आफ्टर साइट मेंशन है। सो बेसिकली अगर किसी प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सप्रेशन है एट साइट और प्रेजेंटेशन, ऑन प्रेजेंटेशन, तो इसका मतलब होता है ऑन डिमांड। जब डिमांड किया जाएगा तब पेमेंट करना होगा। सेक्शन 22 में मेंशन है मैच्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। सो बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट की मैच्योरिटी डेट क्या होगी? जिस दिन उनका पेमेंट ड्यू होगा उस दिन मैच्योरिटी डेट होगी। डेज ऑफ ग्रेस मेंशन है। डेज ऑफ ग्रेस कितना होगा? 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। सेक्शन 23 में कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी ऑफ बिल और नोट पेबल सो मेनी मंथ्स आफ्टर डेट और साइट, ये मेंशन है। सो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो डेट है वो 30 अगस्त की मेंशन है और उसका जो पेमेंट होना है 3 मंथ के बाद होना है। सो 3 मंथ हो गए 30 नवंबर 2022 और 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, तो मैच्योरिटी डेट जो होगी वो होगी 3 दिसंबर 2022। 24 में मेंशन है कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी ऑफ बिल और नोट पेबल सो मेनी डेज आफ्टर डेट और साइट। तो इसमें जो डेट ऑफ साइट होती है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। सेक्शन 25 व्हेन डेज ऑफ मैच्योरिटी इज ए हॉलीडे, जिस दिन मैच्योरिटी हो रही है अगर वो हॉलीडे है तो नेक्स्ट प्रीसीडिंग डे जो होगा बिजनेस डे उसको मैच्योरिटी डे माना जाएगा। सेक्शन 26 कैपेसिटी टू मेक प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। जो माइनर होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ भी कर सकता है, एंडोर्स भी कर सकता है, डिलीवर भी कर सकता है, निगोशिएट भी कर सकता है एज टू बाइंड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ। सेक्शन 39 में श्योरिटीशिप मेंशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सेक्शन 46 डिलीवरी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी जो होती है वो एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। सेक्शन 61 में प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मेंशन है एंड सेक्शन 65 में आर्स फॉर प्रेजेंटेशन मेंशन है। तो बेसिकली जो बिजनेस आर होंगे वही आर होंगे फॉर द प्रेजेंटेशन। सेक्शन 78 में मेंशन है टू होम पेमेंट शुड बी मेड, तो पेमेंट किसको किया जाएगा? होल्डर को किया जाएगा। डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी, 3 तरीके से जो मेकर है वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर सकता है, बाय द कैंसिलेशन, बाय रिलीज, बाय पेमेंट। 85 में चेक पेबल टू ऑर्डर मेंशन है, ये आपके लिए बहुत रेलिवेंट नहीं है, आप देख सकते हैं एक बार बेयर एक्ट से। 87 में इफेक्ट ऑफ मटेरियल ऑल्टरेशन, इसमें आपको ये याद रखना है जो डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है या जो डेट मेंशन होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वो इम्पॉर्टेंट होती है और वो मटेरियल अल्टरेशन होता है अगर आप उसका ऑल्टरेशन करेंगे तो। इससे रिलेटेड केस भी है सुब्बा रेड्डी वर्सेस नीलप्पा रेड्डी। सेक्शन 91 डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, अगर मान लीजिए ड्रॉई ने जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको एक्सेप्ट नहीं किया या उसने डिफ़ॉल्ट कर दी कुछ एक्सेप्टेंस में, देन जो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा वो डिसऑनर हो जाएगा ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। सेक्शन 92 डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, मान लीजिए मेकर ऑफ द नोट, एक्सेप्टर ऑफ द बिल या ड्रॉई ऑफ द चेक, इन्होंने कोई पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दी तो माना जाता है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो गया ड्यू टू नॉन पेमेंट। आफ्टर दैट सेक्शन 97 व्हेन पार्टी टू होम नोटिस गिवन इज डेथ, अब मान लीजिए जिस पार्टी को नोटिस देनी है वो उसकी डेथ हो चुकी है पर जो नोटिस डिस्पैच कर रहा है उसको ये पता ही नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा कि नोटिस जो थी वो सफिशिएंट थी। सेक्शन 99 नोटिंग, अगर कोई प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया है तो जो होल्डर होता है उसको नोट करवाना होता है उस इंस्ट्रूमेंट में या किसी पेपर में
कि जो प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिसऑनर हो गया है, किससे करवाना होता है? नोटरी पब्लिक से करवाना होता है, इसको कहते हैं नोटिंग। और 100 में प्रोटेस्ट मेंशन है, जब बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो जो नोटरी पब्लिक होता है वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं प्रोटेस्ट। 105 में रीजनेबल टाइम मेंशन है। 118 में कुछ प्रिजम्पशंस हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो कि मेंशन है, जैसे कि कंसिडरेशन, कि ये माना जाता है कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वाज ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन, जो डेट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखी है उसी दिन उसको ड्रॉ किया गया था या मेक किया गया था। सेक्शन टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस जो मेंशन है, ट्रांसफ़र, ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, स्टैम्प, दैट द होल्डर इज़ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, इस सबसे रिलेटेड प्रिजम्पशंस लिखे हैं। एक बार आप रफ रीडिंग ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको। सेक्शन 123, चेक क्रॉस्ड जनरली। जब मैंने टाइप ऑफ चेक पढ़ाए थे तो मैंने बताया था जो क्रॉस चेक होते हैं दे आर ऑलवेज पेबल फ्रॉम ड्रॉअर्स अकाउंट टू पेई अकाउंट, इनका इनकैशमेंट नहीं किया जा सकता। इनमें लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में 2 लाइंस होती हैं। सो 123 में यही मेंशन है, इसको कहते हैं चेक क्रॉस जनरली। 124 में चेक क्रॉस स्पेशली मेंशन है। अगर मान लीजिए चेक में किसी स्पेसिफिक बैंक का नाम मेंशन है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, तो इसको कहते हैं चेक क्रॉस स्पेशली, और ये जो पेमेंट होता है वो ही बैंक कर सकता है जिसका नाम मेंशन है, जैसे मान लीजिए SBI मेंशन है या HDFC मेंशन है। 125 में क्रॉसिंग आफ्टर इशू मेंशन है। 130 में चेक बियरिंग नॉट नेगोशिएबल मेंशन है। आफ्टर दैट चैप्टर 17 में जितने भी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस थे वो मैंने पार्ट 2 में कवर कर लिया, आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।